गीता गुप्ता। और मैं अपने एक शोध ग्रंथ के लिए, जो कि मैं आगरा विश्वविद्यालय से शोध कर रही हूँ बाल साहित्य पर, इसी सिलसिले में मैं आज आरती स्मिथ जी से मिलने आई हूँ। और ये आरती स्मिथ जी हैं जिनका कि बहुत सारी किताबें आई हैं, जिसमें कविता संग्रह, कहानी संग्रह, आलोचना और महापुरुषों के जीवनी पर आधारित कथा साहित्य, यात्रा वृतांत, साक्षात्कार, स्मरण संग्रह, काफी सारी किताबें आई हैं। और उसमें जो मुख्य है वो है बाल साहित्य। इसी पे हम आज चर्चा करेंगे आरती स्मिथ जी से। नमस्ते मैम। तो आपका स्वागत है स्मिता। जी मैम, धन्यवाद। मैं आपसे बस पहले यही पूछना चाहती हूँ कि आप कैसा महसूस कर रही हैं बाल साहित्य के बारे में इतना कुछ करने के बाद? ऐसा है कि बच्चों के प्रति एक जो लगाव होता है वो जब मैं छुटपन कह सकते हैं छुटपन की अवस्था, तो मेरे घर में पहला बच्चा आया, मेरा भांजा। और आप बच्चे को रीड करते हैं तो जिज्ञासु प्रवृत्ति शुरू से थी, और बच्चे को रीड करना, उसकी एक्टिविटी, और वहीं से शुरू हुआ कि वो क्या समझता है, क्या नहीं पसंद करता है। फिर धीरे धीरे जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया बतौर शिक्षिका, तो हर उम्र और हर तबके के बच्चों के साथ जुड़ने का मुझे अवसर मिला। और धीरे धीरे उनके लिए लिखना कब शौक से उद्देश्य बन गया पता नहीं। तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि आपकी प्रेरणा स्रोत यहीं से रही? हाँ, लेकिन मैं यहाँ एक नाम आपको बताना चाहूंगी। दरअसल मैं बच्चों के लिए ज्यादा लिखती थी, किंतु बाल साहित्य नहीं लिखती थी। बच्चों पर लिखती थी, बच्चों की समस्याओं पर, बच्चों के मनोविज्ञान पर, बच्चों के सामाजिक परिवेश पर, किंतु वह वयस्क रचना होती थी। बाल साहित्य के लिए मुझे प्रेरित किया सबसे पहले नेशनल बुक ट्रस्ट के संपादक, वरिष्ठ संपादक, अब तो रिटायर हो गए, पंकज चतुर्वेदी जी, आपने नाम सुना होगा जी। तो उन्होंने पहली बार कहा कि जब बच्चों पर इतना आप काम करती हैं, आप बाल साहित्य क्यों नहीं लिखती। और इसके साथ एक और बिंदु जुड़ा हुआ है। मुझे नेशनल बुक ट्रस्ट की तरफ से पहली बार प्रोफेशनली अनुवाद का काम आया बच्चों की किताब का, और उन्हें अनुवाद इतना पसंद आया, क्योंकि वह मेरा आरंभिक कदम कह सकती हैं आप। तो उन्होंने मेरा नाम भेज दिया कोलंबो, सार्क कल्चर सेंटर कोलंबो के लिए। मैंने एक किताब फिर अनुवाद किया, और फिर मेरा नाम रिकमेंड, मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन चूंकि काम पसंद आया, तो मेरा नाम नेशनल बुक ट्रस्ट से फिर गया प्रथम बुक्स। और प्रथम बुक्स और नेशनल बुक ट्रस्ट, इन दोनों के बीच जैसे मैं बच्चों की एक बड़ी दुनिया में आ गई, एक विशाल दुनिया में, जहाँ बाहर के अलग अलग तरह के लेखक को पढ़ रहे हो इंग्लिश के माध्यम से, और उसको आप अपनी भाषा दे रहे हैं। और स्मिता जी, मुझे बताते हुए बहुत बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है कि प्रथम बुक से मेरे द्वारा अनुदित पुस्तक के 24 संस्करण आए हैं। बाद में उन्होंने थककर बंद कर दिया कि एक ही किताब को हम कब तक निकालें। आप एक चीज देखेंगे, अब ये है नेशनल बुक ट्रस्ट का, तो जितने वर्ष हुए इसके पहले संस्करण के, उतना संस्करण आ चुका। ये 9 वर्ष हुए हैं इस किताब को, और 9वां संस्करण का मुझे अभी अभी मिला। वाह, बहुत बहुत बधाई इसके लिए। तो अनुवाद ने मुझे मौलिक लेखन की ओर धकेला, बाल साहित्य के मौलिक लेखन के लिए, और उसकी शुरुआत मैंने की शिशु साहित्य से। अच्छा। और फिर अलग अलग वर्ग के बच्चों के लिए, क्योंकि शिशु साहित्य लोग उसको हल्के में लेते हैं, किंतु शिशु साहित्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो शिशु साहित्य, बाल साहित्य, किशोर साहित्य, आप देखेंगी क्रम से मेरा लेखन सब बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मैं
आपसे अगला प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जो आपकी ये अनूठा महात्मा, इसके 3 भाग आ चुके हैं, तो आप कहती हैं इसमें कि महात्मा गांधी भी हमारी तरह बहुत ही जिद्दी थे। तो आपका जो ये कहना है, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? आपका ये मानना है कि जो इंसान है, जैसे आप कहते हैं कि मेरे में भी कुछ जिद है, और उसी से जो ये जो जिद होते हैं, वास्तव में वही दृढ़ निश्चय और सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक होते हैं ये। तो आप इसको कैसे बता सकती हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने जो अनूठा महात्मा लिखा, उसके पहले मैंने मोहन से महात्मा तक लिखा, और वह मैंने लिखा वर्धा दिल्ली अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा। वहाँ के कुलपति प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र ने मुझे प्रस्ताव दिया कि बच्चों के लिए तुम्हारी भाषा मैंने देखी है, और मुझे गांधी पर ऐसी ही किताब चाहिए जो कि बच्चे पढ़ें और उससे बिना उपदेश के सीखें और ग्रहण करें। तब मैंने अब तक जिस गांधी को जाना था, मैंने उस गांधी को एक किनारे रखा। यानी राजनीतिक के गांधी आपको कहीं नहीं मिलेंगे इस किताब में। मिलेंगे क्योंकि वह उनके जीवन का हिस्सा है, तो बस एक यात्रा की तरह। किंतु इस पुस्तक का जो मेरा उद्देश्य है, जो उद्देश्य रहा, वह ये कि हर एक आम आदमी, हर एक आम बच्चा, मैं बच्चे से शुरू करती हूँ, या कि मैं शिशु से शुरू करती हूँ जो 3 साल 4 साल का है। तो हम ये कहते हैं कि अरे वो महान थे। नहीं, जब आप गांधी को पढ़ती हैं तो आप ये पाती हैं कि गांधी बिल्कुल उतने ही साधारण थे जितने कि हम और आप हैं। उनमें वही कमियां, वही खूबियां हैं थी जो हमें हैं। तो अगर गांधी साधारण से असाधारण हो सकते हैं, व्यक्ति से समाज हो सकते हैं, तो क्या हम नहीं हो सकते? तो बच्चों में व्यक्तित्व का विकास कैसे हो, उनका चारित्रिक गठन कैसे एक बड़े फलक पर हो और सकारात्मक हो, मेरा ध्यान पूरी तरह इस पर रहा। यानी समाज में जो मुझे ऐसा लगता है कि समाज तभी बदलेगा जब हम बच्चे को उस योग्य बनाएंगे। अब हम घर में अगर कोई बच्चा जिद्दी होता है, या आप शिक्षिका हैं, मैं भी शिक्षिका रही हूँ, तो हम कहते हैं कि अरे ये तो बात नहीं सुनता, ये अच्छा बच्चा नहीं है। लेकिन वह जिद जो उसकी बचपन की जिद हो, वो किस दिशा में है, और अगर वो गलत दिशा में है तो उसको हम सही दिशा में कैसे मोल्ड कर सकते हैं, और यही जिद आगे जाकर कैसे दृढ़ संकल्प। हर एक माता पिता को, और कक्षा में भी खास करके जो छोटे बच्चों के शिक्षक शिक्षिकाएं, उनको यह तो मैंने यह जो तलाश किया, मैंने यही पाया कि जो गांधी जो बड़े होकर दिख रहे हैं, बापू जो बड़े होकर दिख रहे हैं, उन सब का बीज उनके बाल्यावस्था में। आपको क्या लगता है कि जो बाल साहित्य है, इसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए? सबसे पहले तो बच्चे को ध्यान में रखिए। हम बच्चे को ध्यान में नहीं रखते हैं, हम अपने उपदेश को थोपने पे लग जाते हैं। हम ये मान लेते हैं, मैं थोड़ा हटकर बात कर रही हूँ, अभी कुछ जगहों पर, कुछ बड़े संस्थानों में, जो सरकारी संस्थान है, वहाँ सिर्फ साइंस बेस्ड किताबें चलती हैं। वहाँ कहा जाता है कि अब वो जमाना चला गया, अब कल्पनाशीलता थोड़ा किनारे करके चलना। नहीं, विज्ञान और कल्पना, अगर आप दोनों को ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप बच्चे तक नहीं पहुंचेंगे। तो सबसे पहले बच्चे को ध्यान में रखना है, उसके बाद बच्चे की समझ को और बच्चे के एज ग्रुप को ध्यान में रखना है, बच्चे के परिवेश को ध्यान में रखना है। उदाहरण के तौर पर, यदि मेरे जहन में आदिवासी बच्चा है, मैं उस क्षेत्र के लिए लिख रही हूँ कुछ, तो मुझे वहाँ की भाषा का जो एक फ्लेवर है वो होना चाहिए। लिखेंगे हम हिंदी में ही, लेकिन अब वो टमाटर को क्या बोलते हैं, या वो दादा दादी को क्या बोलते हैं, उनकी पोशाक क्या है,
बच्चे कनेक्ट करेंगे आपसे। सही कहा आपने। तो भाषा, बच्चों की समझ, जी बच्चों की भाषा, जी और किस उम्र के लिए आप लिख रहे हैं और वो किस परिवेश में आप उस किताब को, जो भी आपकी रचना है, किस परिवेश के लिए। अब इंग्लैंड का बच्चा और भारत का बच्चा एक नहीं होगा। भारत में भी महानगर का बच्चा और महानगर में ही सोसाइटी का बच्चा और मजदूर बस्ती का बच्चा एक नहीं होगा। जी बिल्कुल। तो हमें ही देखना होगा। तो बाल साहित्य कुछ एक विशेषताओं को जब तक ना साथ रखें, इसमें से शब्द चयन बहुत महत्वपूर्ण है। भावनाओं और संवेदनाओं का उनका परिमाण क्या होना चाहिए। आप उपदेश तो नहीं दे रहे। मैं यही सवाल पूछने चाह रही थी आपसे कि आप थोड़ी देर पहले भी कह रहे थे कि उपदेशात्मक नहीं होना चाहिए बाल आप साहित्य। संदेश दें। हाँ। बाल स्वरूप राही जी भी कहते हैं, जो इतने बड़े बाल साहित्यकार हुए, कि उपदेश मत, संदेश दो। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। इसमें 2 साल की बच्ची की कहानी है और इस पूरी किताब को 2.5 साल की बच्ची ने वॉइस ओवर किया है और एक्टिंग की है। 2.5 साल की बच्ची ने। क्यों किया? उसको अच्छी लगी होगी, क्यों अच्छी लगी? क्योंकि उसके टेस्ट के अनुसार होगा, उसके समझ। क्योंकि उसने उसको जिया। अच्छा। उसको लगा कि ये तो मेरी बात कह रही है, ये तो मैं खुद हूँ। अब एक छोटा बच्चा, मैं अच्छी हूँ ना, मैं, उसके दिमाग में ये नहीं आ रहा है कि मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ या एक आइडल फिगर। वो किस बात में अच्छी है? तो वो बदमाशी कर रही है। इसको अब एक छोटा बच्चा है, वो क्या करेगा? खिलौने से खेल रहा है, वो उसकी दुनिया है, ठीक है। बदमाशी भी कर रही है, ये उनकी दुनिया है। जी। और उसकी बदमाशी शुरू हुई है, मम्मी खाना खिला रही है तो वो क्या कर रही है? फर्श पे पानी गिरा दे रही है, दाना मुंह में लेके दाना उगल दे रही है, तो उसकी मम्मी उसको मार नहीं रही है, बस उससे थोड़ी देर के लिए बात करना, उदास हो जाती है। बच्ची सह नहीं पाती कि ये उदास हो। उसको वो बिना बोले ये सबक मिल जाता है कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, मुझे निवाला ठीक से खाना चाहिए। तो वो मम्मा को सॉरी बोल के पूछती है, मैं अच्छी हूँ ना? तो मैंने कोई उपदेश नहीं दिया। हर घर में ये होता है, हर बच्चा करता है। जिस बच्चे में एक बिल्कुल बाय बर्थ में कह रही हूँ, माँ बाप कहानी सुनाने की आदत लगा है ना, उस बच्चे का विकास इतना तेजी से होता है, आप विश्वास नहीं करेंगे। ये मेरा एक्सपेरिमेंट है। ये जो 2.5 साल की बच्ची है, इसको मैंने 4 महीने की थी तब से किताब देना शुरू किया। हर महीने एक किताब गिफ्ट करती थी जब वो झूले पर थी। और आप यकीन करें, 1.5 साल की हुई तो उसने 5-6 किताबें बिछाई। पढ़ना नहीं आता। फोटो देखकर मंकी यहाँ से जंप किया, मैंगो के पेड़ पर गया, ऐसे करके उसने हिंदी इंग्लिश मिलाकर मुझे पूरी कहानी सुनाई। वो उसकी अपनी बनाई थी, क्योंकि मैं जो भी किताब देती थी उस 4 महीने के उनसे उसकी माँ रोज उसको थोड़ा थोड़ा कहानी सुनाती थी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे को वो कहानी ना लगे, वो उसकी अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा है। मुझे लगता है मैं क्लियर कर पाई। हाँ, और मेरा एक और प्रश्न था कि मनोरंजन और शिक्षा में संतुलन कैसे बिठाती होंगी। तो मुझे लगता है कि इतना कुछ सुन के ये प्रश्न भी थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है मेरे दिमाग में। देखिए, कहना चाहेंगे आप? हाँ, अगर आप बहुत गंभीर किताब बना देंगे तो वो बच्चों के लिए। फन के साथ कोई भी काम करना है तो फन के साथ। अब अगर मैं सुनहरी भोर को, मैं एक छोटा सा उदाहरण के लिए लेती हूँ, आप सुनहरी भोर, वहाँ मैं चूंकि अभी शिशु से आपको आगे की तरफ ले चलूंगी। 5 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, लेकिन अभी मार्केट में सारी नहीं आई है।
अगर चाहती तो माँ और बेटी की भी तो बात करवा सकती थी, सुबह उठाने के लिए, सुबह जी जगाने के बिल्कुल। लिए। लेकिन मैंने किससे बात करवाई? सूरज से। सूरज से भी नहीं करवाई है, किरण। मैंने किरण से करवाई है कि भूल से बच्चे की नींद खुल गई है और उसने पहली बार ये महसूस किया है कि अरे वाह, गोल्डन लाइट कैसा है ये, सुनहरी। बिल्कुल। मैं थोड़ा आपको पढ़कर सुनती हूँ। सुनी आंख मलती हुई बिस्तर पर उठ बैठी। उसने देखा सुनहरी रोशनी खिड़की की जाली से भीतर आ रही है। वह आंखें गोल गोल कर देखने लगी। वह बिस्तर से उतरी और खिड़की के पास खड़ी हो गई। अब वह सुनहरी रोशनी उसे बहुत अच्छा लगा। तो ये जो नया नया सा है, बच्चों में किसी भी चीज को जानने की बहुत तीव्र इच्छा होती है, जिज्ञासु प्रवृत्ति के वे बहुत होते हैं। तो मैंने क्या किया, उसके लिए एक फन क्रिएट कर दिया। अब वो वहां जाती है, अभी वो देख रही है, ठीक है। अब सुनहरी रोशनी, वह नाच उठी। अब किरण उसको आवाज दे रही है, हेलो सुनी। कौन? वह चुप चौंकी। मैं उषा। अब दोनों का कन्वर्सेशन शुरू है, दोनों का संवाद शुरू है। और इस संवाद में क्या होता है, वह ये भी बता रही है कि मैं आसमान से नहीं आ रही हूँ, मैं सूरज से आ रही हूँ। यानी बच्चे को ये ज्ञान हो गया, बच्चे को यह ज्ञान भी हो रहा है कि रोशनी कहाँ से आ रही है, और बच्चे को मजा भी आ रहा है। मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान भी होता है। सही बात। अब फिर आपके सवाल पे मैं आ रही हूँ कि मनोरंजन और क्या था? मनोरंजन के साथ साथ जो शिक्षा जो आप बात करते हैं उसका संतुलन कैसे बिठाती है। तो मैं जिस भी उम्र के लिए किताब लेती हूँ, मैं उस एज ग्रुप में पहुंच जाती हूँ मानसिक स्तर। बिल्कुल मैं उस जोन में तब तक रहती हूँ जब तक कि उसको मतलब मैं महसूस ना करूँ। अगर ये 3 साल की बच्ची है तो मैं 3 साल की बच्ची बन जाती हूँ। फिर उसी एज ग्रुप में मैं घूमती रहती हूँ। फिर बीच बीच में मैं बड़ी होती हूँ और वहां से मैं देखती हूँ कि मैंने क्या दिया, इस पंक्ति ने क्या दिया। तो शिक्षा, और जब मैं बच्ची होती हूँ तो वो फन, वो जिज्ञासु प्रवृत्ति, उसका तालमेल अपने आप हो जाता है। इसके लिए मुझे अतिरिक्त प्रयास नहीं करना पड़ता। और एक काम करती हूँ कि मैं उस एज ग्रुप के बच्चे से मिलकर मैं उससे पूछती हूँ कि अच्छा इसको पढ़कर कैसा लगा। जो बच्चे किताब नहीं भी पढ़ सकते हैं, उसकी माँ उसको सुनाती है, फिर वो दोहराती है। इस किताब को भी जिस बच्ची ने अपना वॉइस दिया है, सब में स्कैनर है, आप स्कैन करें वीडियो देखें। अच्छा। और उस बच्ची ने मनोरंजन, क्योंकि छोटा बच्चा देख के जल्दी सीखता है कोई भी चीज, और उस बच्ची ने इतना नाच कूद के इसको मतलब एंजॉय किया है। और तो मुझे एक क्या बोलते हैं, अब एक स्टैम्प, एक मुहर लग गई उस पर कि बच्चे इसको पसंद करते हैं। तब मैं लेखिका बनती हूँ और फिर वहां से एडिटर बनती हूँ, फिर देखती हूँ कि संतुलन। तो मेरी भी जिज्ञासा बढ़ रही है कि इसको स्कैन करके पहले मैं देखूं, और संतुलन जब लगा कि हाँ ठीक है, तब फिर बड़े किसी को जहाँ मुझे लगता है कि मैं एक बार चेक करवा सकती हूँ, मैं वहाँ भेजती हूँ। बहुत ही सही है, बहुत अच्छी तो पद्धति आप अपनाते हैं। कहने का है कि ये भले ही ये इसमें कुल मिला के 100 शब्द होंगे या 150 शब्द होंगे कुल मिलाकर, लेकिन इसको लिखना मुश्किल नहीं होता है, इसको फाइनल करना। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे और इसके लिए जब तक आप हर एक छोटे छोटे बिंदु पर ध्यान नहीं रखेंगे, वो संतुलन नहीं आएगा। आजकल जो ये गूगल का जो समय चल रहा है, इसमें आपने ये गूगल भैया, ये जो कहानी की आपकी किताब है लेकिन इसके बारे में आप कुछ बताइए। अभी आप बहुत श्योर सुन रही होंगी कि
बच्चे हमारी बात नहीं मानते, बच्चे मोबाइल लेकर पड़े रहते हैं, बच्चे सिर्फ देखते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले तो उन अभिभावकों से हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहूंगी कि बच्चे ये आदत कहाँ से लाए, आपने पहली बार दिया उनको। जी बिल्कुल सही है। अब आपने जो उनके हाथ में दिया है जो गैजेट, उसी को आप फन के साथ साथ, मैं आपके पहले प्रश्न को जोड़ कर यहाँ आ रही हूँ, आप फन के साथ साथ कैसे उसको एजुकेशन से जोड़ सकते हैं। तो ये गूगल भैया कहानी में एक सब्जी वाला बच्चा है, किशोर गरीब, जो रेहड़ी चलाता है, और वह भी उस समय जबकि लॉकडाउन में। गरीब है, पैसे तो चाहिए जी। तो जब लॉकडाउन थोड़ा हल्का होने लगा है, बच्चे बाहर निकल सकते हैं, लेकिन खत्म नहीं हुआ है, मतलब प्रिकॉशन चाहिए। तो वो बच्चे इसको घेर लेते हैं और पूछते हैं कि भैया आप इस समय क्यों आते हो, आप कैसे हेल्दी रहते हो। और वह बताता है कि मैं, चूंकि मोबाइल अब मेरे पास रहता है, क्योंकि मुझे क्लास करनी होती है, तो मैं बाकी समय में मोबाइल से पढ़ता रहता हूँ कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा। उसमें फिर आपको कई चीजें मिलेंगी, आंवला क्यों खाना चाहिए, और सब संवाद में है। और बच्चे किस तरह, बच्चों की आंखें सुंदर बड़ी हो रही हैं, किसी की हैरानी से, कोई खुश है तो ताली बजा रहा है, फिर कोई अपने अपने आप को देखता है कि मेरी मम्मा भी ऐसे करती है, कोई कह रहा है मेरे डैडी भी ऐसे करते हैं। तो क्या होता है, तो जब बच्चे इसको पढ़ते हैं तो बच्चे मिलाने लगते हैं, कह रहे मेरी दादी भी अचार डालती है, मेरी माँ भी बोलती है ये खाने के। और मतलब मनोरंजन और ज्ञान वो कंप्लीट पैकेज है दृश्य के साथ। इसमें ज्यादा दृश्य भी नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपके बच्चे के दिमाग में बिंब तो बन रहा है ना, उभर रहा है, और दृश्य उभर रहा है। बिल्कुल। और बीच बीच में हमने इसलिए एक चित्र भी दिया है। तो इससे क्या होता है ना, आपका लेखन ऐसा होना चाहिए कि बिना चित्र के भी उसके सामने चलचित्र हो, यानी सिनेमा चलता है, दृश्य उभरता है। बल्कि ये मैं सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये मैं हर एक पुस्तक के लिए जरूरी है। जब आप पढ़ें तो आपके सामने वह दृश्य हो और आप उतर जाए उसमें, आप उसमें डूब जाए। मैं एक और प्रश्न लेकर आई हूँ, लेकिन आपका इसको मैं पूरा कर देती हूँ। जी। तो गूगल भैया वाली कहानी तो हो गई, लेकिन इस पूरी किताब में सिर्फ विज्ञान नहीं है, अच्छा, प्रकृति भी है, इसमें मोहल्ला भी है, इसमें श्रमिक बस्ती भी है, इसमें अमीर घराना भी है, और हर एक की अपनी दुनिया कैसी है उसके विषय में। जैसे इसमें एक कहानी है मेरी दोस्त। अब ये मेरी दोस्त कौन हो सकती है, क्योंकि अभी आप पढ़ नहीं पाई हैं। एक बच्चा है जो छोटा बच्चा है, और स्कूल की कैंटीन में खाने के लिए वो माँ से बिना पूछे उसके पर्स से पैसे निकालता है। उसको पता नहीं होता कि ये चोरी है, माँ का पर्स से निकाल लिया, 2 रुपया 5 रुपया जो भी है जी। लेकिन एक दिन क्लास में टीचर पढ़ा रही है कि किसी से भी बिना पूछे उसका सामान छूना या लेना वह एक तरह की चोरी है। तो इसको बिल्कुल याद आता है कि अरे मैंने तो माँ से पूछा नहीं था, तो क्या मैं चोर हूँ। एक छोटा सवाल, और वह अब इस बात को लेकर ग्लानि में है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि मेरे भीतर क्या हो रहा है। वह उदास रहता है। फिर उसकी दूसरी टीचर आती है, उसको समझाती है कि तुमने जानकर नहीं की, तुम मम्मा को जाके बता दो। वो घर जाता है, माँ से लिपट कर माँ को सॉरी बोलता है, और उसकी माँ उसको बिल्कुल नहीं जानती है। मेरे पैसे तुम्हारे पैसे नहीं, तो बोले नहीं मैंने बिना पूछे नहीं। यहाँ गार्जियन के लिए भी है शिक्षा कि आप डांटिए मत, चिल्लाइए मत। उसका बुरा असर होता है, उसका बहुत बुरा असर होता है। सिर्फ बुरा नहीं होता है, बहुत बुरा असर होता है, चाहे वो स्कूल की डांट हो या पेरेंट्स की डांट। माँ ने उसको सहलाया, पहले शिक्षिका ने उसको संभाला कि नहीं तुमने जानकर नहीं किया, गलती स्वीकार लेना बड़ी बात, आगे से नहीं करोगे।
एक वहां हुआ। फिर जब ये सारी बात मान लेता है, स्वीकार लेता है माँ के पास, तो उस रात माँ इसकी पसंद का खाना बनाती है और उसको अंत में कहती है कि यही तुम्हारा ही सच्चाई है। और बच्चे के भीतर का अंधेरा, मतलब उसको सब चीज जो डार्क दिख रहा है, उसको अचानक से लगता है कि पूरे कमरे में रोशनी दिख रही है। तो ये आपने मनोविज्ञान की बात एग्जैक्टली। तो बच्चे के मन पे क्या प्रभाव पड़ता है समाज का? स्कूल भी तो एक समाज है ना, घर का जो परिवेश था। तो बच्चे को एकदम से लगता है कि सब कुछ क्लियर हो गया, पूरा कमरा रोशनी से भर गया और उसकी सबसे अच्छी दोस्त कौन है? तो उसकी माँ। यही मेरा अगला सवाल भी था कि आप साहित्य में बाल मनोविज्ञान को किस तरह से देखती हैं? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने बच्चों को बहुत छोटी उम्र से, मतलब जब मैं स्वयं छोटी थी तब से मैंने बच्चों को रीड करना शुरू किया। ये जिज्ञासु प्रवृत्ति मेरी रही होगी। 1999 से मैं बतौर शिक्षिका स्कूल में थी और 2005 तक, 5 या 6 तक मैं डीएवी में थी। पहले दून पब्लिक स्कूल में थी, फिर डीएवी में मैंने 5 साल पढ़ाया। उसके बाद मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल हुई, फर्स्ट स्टेप की, मतलब जो प्ले स्कूल के बच्चे होते। तो फिर कॉलेज में पढ़ाया। तो 2 वर्ष से लेकर 25 वर्ष सबके बच्चों को बहुत करीब से देखा और हर तबके के बच्चे को देखा। तो और उनकी समस्याएं देखी। तो उनकी समस्याओं को मैं किताब से नहीं सुलझाती, मैं उनके मन को समझ कर सुलझाती थी। तो यहाँ से बाल मनोविज्ञान पर मेरा काम शुरू हुआ। लेखन बहुत बाद में आया है, लेकिन काम पहले शुरू हो गया। दूसरा, चाइल्ड साइकोलॉजी मेरा विषय था। अरे वाह! तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसने भी मुझे प्रेरणा दी। मुझे लगता है स्मिता जी कि अगर आप मनोविज्ञान नहीं पकड़ते तो आप बच्चों के साथ न्याय नहीं कर सकते। मनोविज्ञान हमारे साथ हर वक्त जुड़ा हुआ है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। तो हमें साहित्य रचने के पहले हम जो रच रहे हैं या फिर जो उत्तर, मैं तो ये कहना ज्यादा पसंद करूंगी कि रचना लिखी नहीं जाती, मेरे शब्द में होता है, रचना उतरती है। लेकिन उतरती कैसे है? वो अवचेतन में पकती खदकती रहती है और फिर एक बार रूप ले लेती है और बस आप तो कलम पकड़े होते हैं, उस समय आप नहीं होते। कलम चलती जाती है और वो अपना रूप। सही कह रहे हैं। तो ये जो आपकी रचनाएं हैं, इसमें जो नैतिक मूल्य है और मानवीय संवेदनाओं ने जो स्थान लिया हुआ है, यह क्या एक सचेत रचनात्मक प्रयास है? मतलब सकारात्मकता है इसमें जो भी आप लिखती हैं, या फिर कुछ इमेजिन भी है? देखिए, कल्पना के बिना आप सिर्फ यथार्थ को थोपेंगे तो वो रिपोर्टाज हो जाएगी। जी। पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, ये तो सामने होना ही चाहिए। रचना अपने उतरती है, ये 100% मेरे मामले में तो सही है, इस आयास नहीं होता। किंतु आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। आपका प्रश्न है कि नैतिक और नैतिकता। दरअसल जब मैं शिक्षिका बनी और मुझे वहाँ कुछ ऐसे भी बच्चे मिले जिनको गाइडेंस सही नहीं मिली, मार्गदर्शन सही नहीं मिला था और वो गलत दिशा में। कुछ बच्चे बहुत अच्छे, कुछ बच्चे साधारण। वो तो सभी जगह ऐसे ही होते हैं, सभी जगह है। शिक्षिकाओं पे आश्रित होता है। बतौर शिक्षिका मैंने कभी अंक के हिसाब से किसी बच्चे को अच्छा या बुरा नहीं, मैंने उसके व्यक्तित्व के हिसाब से देखा कि किस बच्चे में सुधार चाहिए। बुरा तो मैं किसी को नहीं कह सकती जी। तो कहाँ नैतिकता की कमी है, और ये नैतिकता की कमी घर से तो नहीं आ रही। शुरुआत तो घर होता है ना जी। अगर आज आपका बच्चा
किसी लड़की को छेड़ कर रहा है, आपने उसको बचपन में नहीं टोका किसी गलत बात के लिए, तभी आज होगा। जी, तो यहाँ नैतिकता का धर्म जो था बतौर शिक्षिका उस समय पे मैंने नहीं पढ़ा। तो जब मैं लेखन में आज साहित्य के लेखन में या किशोर साहित्य के लेखन में, तो यह मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं बीच बीच में बच्चों के लिए, बढ़ते बच्चों के लिए, यहाँ मैं शिशु की बात नहीं कर रही हूँ, तो बढ़ते बच्चों के लिए हम सब बड़ों का एक दायित्व होता है और लेखक का दायित्व सबसे अधिक होता है। तो कहीं न कहीं वहाँ मन का एक हिस्सा सचेत होता है, जिम्मेदारी महसूस करता है कि हम ऐसा क्या दें जिससे यह समाज हमारा, बालकों की यह दुनिया मानवीय मूल्यों को समझे, सिर्फ पैसे के पीछे ना भागे, अहंकार में ना डूबे, किसी को अपने से छोटा ना समझे, बराबर का समझे। आपको याद होगा, जैसे मैंने, क्या मैं आप इसके साथ साथ कुछ बातें शेयर कर सकती हूँ जी, जिससे आप उसको समझ पाएंगे। मैंने जहाँ अपनी पढ़ाई आरंभ की, हमारे घर के सामने था और मेरे पिताजी भी उसी में पढ़े, बहुत पुराना स्कूल था, आज भी वो उतना ही छोटा है, कोई विकास नहीं है। उस समय अंग्रेजी माध्यम नहीं हुआ करते, इक्का दुक्का स्कूल था, प्राइवेट स्कूल, तो अमीर बच्चे भी वहीं जा रहे हैं, गरीब बच्चे भी वहीं जा रहे हैं। हमारा मकान उस जमाने का बड़ा 3 मंजिला मकान, ठीक है, और मैक्सिमम बच्चे वहाँ गरीब परिवार के, लेकिन हम सब एक जैसे भी बैठते थे। हम सबके कपड़े, वहाँ ड्रेस था भी नहीं, मुझे उतना याद नहीं है, बाद में तो ड्रेस वाला स्कूल था। तो वहाँ 2 बच्चे थे, आज भी मुझे उनका नाम है, शंकर और अशोक। मुझे पता नहीं था कि ये अमीरी गरीबी क्या है, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे कभी ये अंतर नहीं समझाया, स्कूल में भी ऐसा कुछ नहीं मिला। लेकिन वो दोनों कहते थे कि गुरुजी इसलिए इसको ज्यादा प्यार करते हैं क्योंकि ये अरे, और मैं थोड़ी चिढ़ाने के ख्याल से मैं कहती थी कि हाँ मानते हैं तो तुम लोग पिटाई खाते हो, मतलब वो एक अबोधपन था, किंतु मन में कहीं नहीं आया कि ये ऐसी जगह का है या इसके कपड़े गंदे हैं, कभी नहीं आया। ना मेरे घर में कभी किसी ने भी कहा कि उससे बात मत करना, तुम सेपरेट रहो। जी बिल्कुल। तो ये जो जीवन मूल्यों की बात है, ये वहां से, अगर बचपन में मुझे सिखा दिया गया होता कि तुम उनसे अलग हो, मैं उनको नीची नजर से देखती। फिर जो एक लेखक के भीतर या एक आम इंसान के भीतर जो समभाव होना चाहिए, समान भाव हर एक के प्रति, तो कभी विकसित नहीं होता। तो बतौर लेखिका ये मेरा फर्ज है कि मैं इसका सही कहा आपने। आज आपको क्या लगता है कि आज का जो साहित्य है, बाल साहित्य खासकर, उसमें क्या चुनौतियां दिख रही है, समाज के रूप में या फिर स्कूल से? अगर मैं ये बोलूं गार्जियन से, तो हाँ वो भी कह सकती हैं आप। देखिए, मैंने इस पर बहुत बारीकी से अध्ययन किया है और अध्ययन यह बताता है, जहाँ तक मेरा निजी अध्ययन रहा, कि माँ बाप बच्चे को उसकी पसंद की किताब नहीं देते। आज भी बुक फेयर में ले जाते हैं, 1000 रुपए का छोले भटूरे से लेकर आइसक्रीम खिला देते हैं, लेकिन बच्चे को चिल्ड्रन सेक्शन में किताब नहीं पसंद करने देते, मोबाइल थमा देते हैं। गार्जियन की जो सक्षम है, अब जो सक्षम नहीं है, जो गरीब है, उनकी बात डिजिटल, अगर आप बच्चा आँख खोल कर जगा है और आपके यहाँ टीवी चल रही है, टीवी पे क्या बकवास चल रहा है, आपको आपके काम का, आपके बच्चे के काम का नहीं, लेकिन बच्चा उसको ले रहा है ना दिमाग में, जहन में, वो एक ऐसा पॉइजन आप उसको दे रहे हैं जिसका आपको
अनजाने में। अनजाने में आप उसको एडिक्ट बना रहे हैं। बच्चा रो रहा है, छोटा बच्चा है, उसको बिठा दिया टीवी के आगे, अब तो मोबाइल के आगे। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हुआ, उसका गैजेट पकड़ा देते हैं। तो संतुलन बहुत जरूरी जी। आप कहना चाहती हैं कि जरूरत तो है, आज के समय के अनुसार जो गैजेट है वो भी जरूरी है, है, लेकिन उसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं और उसकी हानियां क्या है, इस पर बड़े को नजर रखें। जी बिल्कुल। और इसको त्रासदी हम कह सकते हैं, लेकिन इसे त्रासद स्थिति में लाने वाले हम बड़े हैं। अगर हम इसका सदुपयोग बच्चे को बहुत प्यार से और सलीके से समझाएं तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे इतने बुरे नहीं हैं। डिजिटल युग में पलते और बढ़ते बच्चे, जेन जी के बच्चों को संभालना इतना आसान नहीं है। वो जन्मजात हमसे बहुत आगे हैं। सही कहा। लेकिन उसको अगर आपको उनकी गति को बाधित किए बिना सही डायरेक्शन देना है तो हमें सजग होना पड़ेगा। तो मैं निराश नहीं हूँ। प्रश्न आपका यही है। जी इस प्रश्न का जो सार मैं समझ पाई, जी जी। कि डिजिटल युग में अभी हाँ। क्या क्या है, आपको लगता है कि क्या संभावना है? तो संभावना बुरी हो सकती है अगर हमने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अगर हमने ध्यान दिया तो वह संभावनाएं हमेशा आपको, वे संभावनाएं सकारात्मक मिलेंगी। आपने शायद गौर नहीं किया, मैंने आपको सबसे पहले पुस्तक इसलिए दिखाई, खास करके हिंदी अनुवाद वाली, और मैंने यह भी कहा कि 24 संस्करण आते हैं। किताब देखते नहीं हो, इतने संस्करण कहाँ से? हाँ, बच्चे पढ़ रहे हैं तभी तो। डिजिटल युग तो है। और आपने ये भी कहा कि 5 भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है, तो आप ये भी तो बता मैं दीजिए कि किस किस भाषा में इसका अनुवाद हाँ, किया अभी गया? मार्केट में नहीं क्या आया वो है। भारतीय भाषाएं भी हैं? एक तो अंगिका है, एक पंजाबी है, बांग्ला है जिसका मैंने स्वयं अनुवाद किया है, और अंग्रेजी और हिंदी आपके सामने है। और आगे देखिए, अभी उड़िया पर भी शुरू है काम। तो मैं सिर्फ हिंदी की समृद्धि के लिए यह बात नहीं बता रही हूँ। मेरा यहाँ यह कहना है कि अगर कोई कहता है कि डिजिटल युग में बच्चे किताब नहीं पढ़ते हैं, तो मैं उस तक एक लेखिका के नाते, एक आम नागरिक के नाते, एक आम जिम्मेदार नागरिक के नाते आपसे कुछ कहना चाहूंगी। मैं प्रतिवर्ष कुछ किताबें खरीदती हूँ, सिर्फ बच्चों को बांटने के लिए। हमने एक ट्रस्ट खोला था, साहित्यायन ट्रस्ट, और हमने 7 राज्यों में ऐसी ऐसी जगहों पर 200 से 250 किताब की, कहीं पे हैंगिंग लाइब्रेरी, कहीं प्रिंसिपल के रूम में एक अलमीरा देकर, क्योंकि उनको बैठने के लिए जगह है, अनाथ आश्रम में हमने इस तरह करके 7 लाइब्रेरी खोली। ऐसे बच्चों के पास जिन्होंने कभी कहानी की किताब देखी नहीं। दिल्ली की बात करूं तो यहाँ राजेंद्र जनजातीय आश्रम है जे पार्क के पास, और जो वहाँ के ऑफिस इंचार्ज होते हैं, तो जो जूनियर था उनका, हमने वहाँ की लाइब्रेरी खोली दिल्ली में। उन्होंने कहा नहीं बच्चे किताब फाड़ देंगे, तो मैंने कहा फाड़ नहीं दीजिए, हम फिर ला करते हैं। मुश्किल उनसे मैंने लाइब्रेरी फिर से खुलवाई। आप यकीन नहीं करेंगी, 2 घंटे में वहां थी और बच्चों ने 25 किताबें पढ़कर मुझे सुनाई, जो हमने लाइब्रेरी। एक और प्रश्न आ रहा है मेरे जहन में कि मोहन से महात्मा तक ये जो प्रेरणादायक कृति जो आपने लिखी है, इसमें बच्चों को इतिहास और व्यक्तित्व से जोड़ने का आपका क्या उद्देश्य है? जो महात्मा, मोहन से महात्मा, जैसा कि अनूठा महात्मा के संदर्भ में भी मैंने बताया था कि बाल विकास, बच्चों के व्यक्तित्व का विकास, और बच्चों में जो हम बड़े कह रहे हैं कि चारित्रिक पतन हो रहा है, चारित्रिक
गठन नहीं हो पा रहा है। तो इतिहास के ऐसे व्यक्तित्व जो कि एक आम परिवार के हैं, जिससे एक आम बच्चा जुड़ सकता है, उसमें साधारण होते हुए भी क्या ऐसी बात थी कि वो कुछ अलग सोचता था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ वह अलग सोचने लगा, और किन गुणों के कारण वह आगे बढ़ा, उसको पढ़ के अगर उस बच्चे के भीतर ये आता है कि अरे मैं भी ऐसा कर सकता हूँ, उस व्यक्तित्व में ढलने की कोशिश, तो इतिहास को वर्तमान करने की मेरी कोशिश। क्योंकि मुझे लगता है हर बच्चे के भीतर स्वामी विवेकानंद है, नरेंद्र है तभी वो स्वामी विवेकानंद बनेगा। हर बच्चे के भीतर मुनिया है। बापू का घर का नाम मुनिया था, छोटा, मतलब जब तक वो छोटे थे उनकी माँ उनको मुनिया कहती बुलाती। मोहन तो हम सब जानते जी। तो ऐतिहासिक चरित्र को लेकर जिन्होंने समाज के लिए कुछ किया, मेरे लिए ऐतिहासिक चरित्र वही महत्वपूर्ण है जिन्होंने समाज को दिशा देने का काम किया, सामाजिक चरित्र को ऊंचा किया। तो मेरी यह कोशिश है बतौर रचनाकार कि वर्तमान में हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे मोहन और बहुत सारे नरे हैं, बस हम उनके भीतर वो जगह है, वह लौ जगह। स्मिता जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि साहित्यकार का काम समाज के सिर्फ अंधेरे पक्ष को दिखाना नहीं होता, एक छोटा सा दिया रखना होता है, ये कि लौ ऐसी हो जो कितनी भी बड़ी आंधी हो वो कांपे नहीं। जब हम ऐसे चरित्र को लेते हैं जो हर परिस्थिति में दृढ़ है, तो पढ़ने वाले के अंदर वो दृढ़ता आती है, उसके अंदर एक विल पावर आता है, एक आत्मविश्वास जगता है कि हाँ, मुझे घबराना नहीं चाहिए, मैं भी ओवरकम कर सकता हूँ। अच्छा, एक और प्रश्न है मेरा कि अभी जो वर्तमान में आप इस तरह की कौन सा परियोजना या फिर कौन सा पुस्तक या किस तरह की चीजें ला रही हैं जो कि बच्चों को संवार सके। और एक मेरा सपना नहीं, ये किसी और का सपना है जिस पर मैंने काम शुरू किया था। ये पंकज चतुर्वेदी जी का सपना था, और उस किताब को मैंने नाम दिया है एक साल में कितने साल। एक साल में कितने साल, क्योंकि हमारे यहाँ जो अभी 20-25 वर्ष के हो चुके हैं, वह बच्चे भी हिंदी नाम नहीं जानते, महिलाओं में हिंदी नाम नहीं जानते। वो हमारा साल कैसे तय होता है, मैं सिर्फ हिंदी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं भारतीय परिवेश को लेकर बात कर रही हूँ। तो हमारा जो नया साल होता है वो किस किस बिंदु पर आधारित होता है, कैसे वह चुना गया कि इस दिन से नववर्ष मनाया जाए, और किनका किनका कब कब होता है। जैसे कि बांग्ला में ये सूर्य पक्ष को लेकर होता है, तो इनका बैसाख से होता है, पंजाबी का बैसाख से होता है, और मैं आपको बता रही हूँ केरल का, साउथ का बैसाख से होता है। हमारा चंद्र वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मनाते हैं रामनवमी वाला, ये जो चैत्र वाला, शुक्ल पक्ष का, उस दिन हम लोग मनाते हैं। जो हिजरी मानने वाले हैं उनका शुद्ध है, मतलब वो भी मानते हैं चंद्र कैलेंडर को ही, लेकिन उनका वो एक एक घड़ी को भी मानते हैं। जैसे हम घड़ी नहीं मानते, जैसे क्षण जिसको बोलते हैं, वो उस एक एक क्षण को मानते हैं। इसलिए आप देखेंगे कि उनका हर साल पीछे जाता है, जो पर्व का महीना है वो बैक होता जाता है। तो इस तरह करके हमारे यहाँ प्रमुखता 3 तरह से ये फाइनल होता है। तो किसका किसका कब होता है, क्या क्या फेस्टिवल किसके किस रूप में होते हैं, ये बहुत रोचक है और बहुत ज्ञानवर्धक है।
उसको मैंने 4 तरह से लिखा, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हो रही हूँ। मुझे लगता है नहीं भाई, जो मैंने आपको पहले बताया कि मैं उस एज ग्रुप में जाके देखूँ, जी बिल्कुल। फिर मुझे मजा नहीं आ रहा है, लेखिका अच्छी नहीं है, मैं खुद को काट देती हूँ। तो देखिए, लेकिन मैं करूँगी इसको। दूसरा है गैजेट की बात चली तो ड्रोन। ड्रोन सिर्फ फोटो खींचने के लिए नहीं है, ड्रोन से हम लोगों की जान बचा रहे हैं। जी ड्रोन के माध्यम से हम सामान सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो बच्चों को पता नहीं है। कितने प्रकार के ड्रोन हैं, और ड्रोन से हम क्या क्या अच्छा काम कर भविष्य में और क्या कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई बहुत सीरियस है, आपको यहाँ से दवा भेजनी है, ड्रोन वो करता है, आप ड्रोन के माध्यम से दवा भेज सकते हैं। और ये सब शुरू है हमारे यहाँ। बेंगलोर में तो टेस्ट कुरियर वाला काम ड्रोन करता है। तो ये कई चीजें मेरे दिमाग में थी, उस पर भी एक उपन्यास की तरह शुरू है। मेरा उद्देश्य यही है कि मैं यथासंभव, एक तो विज्ञान हमारे लिए किस तरह वरदान हो सकता है वह बच्चों के हाथ में दूं। दूसरा, अपने आप को रोबोट ना बनाते हुए हम किस तरह अपने समाज के प्रति, मैं समाज का मतलब मैं सिर्फ अपने परिवेश की बात नहीं कर रही हूँ। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, तो अगर वो आरंभ से परिवेश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं करेगा, उसके अंदर वो मानवीय संवेदनाएं नहीं होंगी, वो आगे जाके सीधे देश के लिए या विश्व के लिए कुछ नहीं करेगा। जी बिल्कुल। तो मेरा यह भी पुस्तक मैंने शुरू की हुई है, जिसमें 2-3 को लिखा हुआ भी है। ऐसे लोग जो नाम के लिए कुछ नहीं करते, जो सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन उनका काम बहुत बड़ा है समाज के लिए। और मैक्सिमम लोग बहुत गरीब, यानी कोई समृद्ध आदमी नहीं कर रहा है, तो वो कभी कभी भूले से एक खबर बनकर आते हैं, कई बार नहीं भी आते। तो ये शोध वाला काम है, लेकिन मैंने इसको भी शुरू किया हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण और गहरी सोच। तो ये जिसमें नैतिकता, मानवीय जो जो आपके प्रश्न थे, तो वो सब कुछ है। स्वामी विवेकानंद पर किशोर उपन्यास जिस तरह बच्चों ने हाथों हाथ लिया, बड़ों ने भी, क्योंकि किशोर उपन्यास का मतलब सिर्फ किशोरों के लिए है ऐसा नहीं था। ये मेरा पहला प्रयोग था, और इसलिए इसको मैंने बहुत मोटा नहीं किया। मुझे था कि 12-15 वर्ष के बच्चे तक पढ़ेंगे, लेकिन इसको वृद्धाश्रम में मुझसे मांग मांग कर वृद्धों ने पढ़ा। और अब मैं इस पर इससे कुछ और बड़ा लघु उपन्यास बना रही हूँ, जिसमें विवेकानंद जी के जीवन को कुछ और शामिल करूँ, और एक उपन्यास बृहत बनेगा, जिसमें इनके गाए हुए गीत, इनके लिखे हुए गीत, वो सब रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण इंतजार रहेगा, जल्द से जल्द आए। 9 वर्षों से मैं काम कर रही हूँ। स्वामी जी के कितनी जगह खुद जा जाकर देख आई हूँ। जैसे अल्मोड़ा में एक जगह है, बहुत कम लोगों को पता है कि वहाँ महिला सन्यासी का अलग आश्रम है। अच्छा, नहीं पता है लोगों को, मुझे भी नहीं। और वहाँ फोटो खींचना मना है। बहुत, मतलब आप मैदान में घुसेंगे, उसके बाद से वो लिखा हुआ है कि आप बाहर भी नहीं ले सकते, आश्रम तो अंदर है। और वहाँ जो मेन है, प्रमुख है, वो भी महिला है, और जो छात्राएं हैं, मतलब वहाँ पुरुष है ही नहीं। आपको जाने देगा, मतलब आप मिलेंगे, आपको प्रसाद देंगे, पुरुष आश्रम है। तो मैंने अच्छा, वो आश्रम के इस टाइप का आश्रम नहीं है, नाम क्या गिनाऊं, बहुत सारे हैं। हर जगह का ध्येय एक ही है, समाज कल्याण। गरीब के बच्चे की शादी कैसे होगी, किसके घर में कौन दारू पी के मारपीट कर रहा है, उसको कैसे सुधारा जाएगा, ये सारे काम। और ये सब स्वामी जी का सपना,
स्वामी जी जब छोटे थे, जब वो, मैं यहाँ दो को जोड़ के, आप चूंकि आपका वो प्रश्न था और मैं उस समय बताना भूल गई, आपने इतिहास पुरुष की बात की, तो जी स्वामी विवेकानंद, जिसे हम नरेंद्र के नाम से और विले के नाम से जानते हैं, उनकी माँ ने उनका नाम विले रखा था, और मोहन, इन दोनों में एक समानता थी, दोनों झूठ ना बोलते थे ना सुना। 4 साल की उम्र में मोहन ने झूठ बोला था माँ के लिए। तो दोनों भाई बहन आंगन में हल्ला मचा रहे हैं, सूरज निकला सूरज निकला, माँ समझ गई कि झूठ बोल रहा है, तो बारिश पूरा मेघ गिरा हुआ, और ये बच्चा परेशान है, 4 साल का बच्चा, कि मेरी माँ नहीं खा रही है। तो उन्होंने फिर दोनों एकदम उछलते कूदते जाते हैं कि माँ माँ सूरज निकला। तो माँ कुछ नहीं कहती है कि झूठ बोल रहे हो, बादल है, ये है वो है। उन्होंने बोला कि मैं आँख मूंद लेती हूँ, अगर तुम सच बोल रहे हो तो मेरा दायां हाथ टच करो, झूठ बोल रहे हो तो बायां हाथ। बच्चे की हिम्मत नहीं हुई कि वो दाहिना हाथ टच करे, बायां हाथ छू लिया, मैंने झूठ बोला। और उसने माँ को कुछ नहीं बोला, खुद को प्रण दिया कि मैं आज से कभी भी जीवन में झूठ नहीं बोलूंगा और नहीं बोला। इसको बोलते हैं जिद। आपकी जिद ऐसी होनी चाहिए, आपका संकल्प ऐसा होना चाहिए। मीट खाने वाली घटना है, सिगरेट पीने वाली घटना है, उन्होंने सब उजागर किया, कुछ नहीं छिपाया, जो भी किया उजागर किया। स्वामी विवेकानंद संन्यास ग्रहण करने के बाद चिरुट पीते हैं, इससे लेकर पीते हैं, भंगी से लेकर पीते हैं, उन्होंने लिखा है। तो आप अगर सच्चाई को पकड़ते हैं तो हम कहते हैं कि सच पे चलना बहुत कठिन है। हम ये नहीं कहते हैं कि हमें सब झूठ ही तो नहीं बोलना है। जी तो अब इसके लिए तो पहले तो माता पिता को सच बोलना शुरू करना होगा। जब पिता घर के अंदर बंद होकर बेटे को कहेगी बेटा अंकल जी को बोल दो कि पापा घर पर नहीं है, उस घर में तो संभव नहीं है। तो ये सारे कारण भी है मेरे लेखन के, कि मुझे लगता है कि यथासंभव मैं क्या दे सकती हूँ समाज। प्रकृति ने अगर मेरे हाथ में कलम दी है, ईश्वर, मैं कहती हूँ ईश्वर लिखवाता है, मैं नहीं लिखती। तो ईश्वर ने अगर मुझे इस योग्य बनाया है तो मेरा दायित्व समाज के प्रति, और समाज की नींव कहाँ है तो बचपन में। तो स्मिता जी, आप अगर आप पढ़ेंगी, जब भी पढ़ेंगी तो आप पाएंगे कि आपको इसमें उच्च वर्ग भी मिलेगा, मध्यम वर्ग भी मिलेगा, निम्न वर्ग भी मिलेगा और निम्नतर वर्ग भी मिलेगा। हर बच्चे की मैंने पड़ताल की है और मैं जाके मैंने सर्वे किया। बहुत बड़ी उपलब्धि है, प्रयास है। प्रयास भी है, हमारे लिए तो उपलब्धि है। आपके लिए मतलब जो बाल साहित्य पसंद करते हैं, शोध कर रहे हैं, बहुत जल्द मेरी कोशिश है कि मैं आदिवासी समाज के बच्चों को आपके सामने लाऊं, उनकी कहानियां। स्वागत है, इंतजार है। मैं 10 दिन तक मैं वहाँ उस शीतलहरी में भटकी हूँ और हमारे पास पीने को पानी तक नहीं होता था। सुबह 8 साढ़े 8 बजे कुछ खा के निकलते थे और 1 बोतल पानी, 2 जने हैं, एक बाइक चलाने वाला पीछे में, और हम सिर्फ गला भिगाते थे और रात के लौटते उस बीहड़ में जाते थे। वैसे वैसे मैंने बहुत सर्वे किया जाकर अपने पैसे से, कोई अनुदान नहीं, अभी उन सब पे लिखना बाकी है। बहुत महान कार्य है, वहाँ की शिक्षा पर बहुत समय हो गया है। बातें तो ऐसे ही होती रहेगी और मैं कोशिश करूंगी कि आपसे फिर से मिलूं और फिर बहुत सारी बातें हों। बहुत अच्छा लगा और बहुत ही जानकारी वाली आपकी बातें रही, मेरे लिए तो बहुत उपयोगी है। और मुझे लगता है कि जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं और जो कल को मेरी किताब पढ़ेंगे
उनके लिए भी बहुत ही उपयोगी होगी। और मैं आपको कुछ एक आलेख दूंगी जो विशेषकर बच्चों के लिए है, और आपके माध्यम से मुझे लगता है कि वह हमारे पाठकों और हमारे श्रोताओं तक तो चीजें जाएंगी तो और बेहतर होकर जाएंगी। बहुत अच्छा लगा। मेरी भी एक किताब आई है आपके लिए, हिंदी व हिंदीतर कहानियों में बाल मनोविज्ञान, एक शोधात्मक अध्ययन। तो ये आपके लिए मैं लेकर आई हूँ। कलम चलाइए। हाँ, मैं बस कलम चलाती हूँ। आज की हमारी बातचीत यहीं तक है और फिर मिलेंगे आरती स्मृति से। नमस्कार।